नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। मेरा नाम है पीडी विश्वकर्मा और शुरू कर रहे हैं हम लोग आज के सबसे बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण एनसीईआरटी सार मिलेगा, संपूर्ण एनसीईआरटी सार मिलेगा। अब जो एनसीईआरटी सार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर। तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो आपका बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको पता है कि जो सार मतलब होता है कि निचोड़ एक तरह से, ठीक है, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं केवल वही आप लोगों को इस किताब में मिलेंगी। और आप जानते हैं कि ये जो एनसीईआरटी सार है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को लेकर। तो इस वजह से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस क्लास को। और सबसे अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि ये आपकी जो क्लास होने वाली है वो एटलीस्ट 30 मिनट्स होगी और पर डे अपलोड होगी, यानी एवरी डे। सुबह कम आपको शाम को, हाँ शाम को आपको 6 बजे ये अपलोड मिलेगी हमारे इसी चैनल पे। तो ये रेगुलर रहेगा। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं आर ओ ए आर ओ, ठीक है, उसके अलावा आर ओ ए आर ओ के अलावा अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी और वनडे एग्जाम्स को, ठीक है, वनडे एग्जाम्स लाइक एसएससी, फिर या फिर आप रेलवे में देख रहे हैं, तो रेलवे में हालांकि डीप डीएस आता है लेकिन जीएस आता है, लेकिन इससे काम चल जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और ये मैं आपको एक बार हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये 6 to आपका 12 होगा, यानी कि 6 से जो 12 तक की एनसीईआरटी है उसका ये पूरा का पूरा एक जगह वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपका एनसीईआरटी सार होता है। और वो भी हिस्ट्री चैप्टर में आपको बिल्कुल जो आपका पाषाण काल होता है, ठीक है, वहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर के आपका मॉडर्न तक का पूरा डाटा वाइज में कवर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट जो आपकी विषय सूची है उस विषय सूची को सबसे पहले देख लीजिए। तो विषय सूची में सबसे पहले हम कवर करेंगे भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृति क्या थी, सिंधु सभ्यता और उसकी संस्कृति कैसी थी, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल कैसा था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा कैसी थी, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ और मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, फिर मगध साम्राज्य का जो है उत्कर्ष कैसे होता है, कैसे बड़े बड़े राजवंश उस पर शासन करते हैं और उसके द्वारा एक भारत में केंद्रीकृत शासन जो है वो प्रणाली आकर सामने आती है। उसके बाद में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म, उसके बाद में मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तर कालीन जो क्या नाम पोस्ट मौर्यन पीरियड है उसको पढ़ेंगे। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे कैसे होते हैं, फिर हम देखेंगे संगम युग, चेर चोल पांडे देखेंगे, फिर दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे, चोल चालुक्य और पल्लव देखेंगे। उसके बाद में गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, फिर प्राचीन का भारत में स्थापत्य कला देखेंगे यानी निर्माण वगैरह, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार देखेंगे। तो पहले तो हमारे ये टॉपिक होने वाले हैं, उसके बाद में हम आपको विषय सूची बताएंगे और इसको कवर करेंगे हम आज तो कम से कम हम एक टॉपिक क्लियर ही कर देंगे भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ। और अगर हो सकेगा तो 2 टॉपिक सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, क्योंकि वन लाइनर या फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी सार में ज़्यादा होते हैं। तो जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वन लाइनर ही ज़्यादातर आपके वनडे एग्जाम्स में या फिर आपके जो भी पीसेस लेवल से जो डाउन होते हैं वो पूछे जाते हैं, लोअर पीसेस वगैरह में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो कुछ भी है उस वीडियो से रेगुलर जुड़े रहें, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण की जानकारी दी जाया करेगी। तो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति ये पढ़ना है हमें। तो पहली बार इसमें वन लाइनर ज़्यादातर है और इधर ये बताया गया कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 15/10/22 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था ये कि तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का जो पहली बार उपयोग किया जाता है वो ताम्र पाषाण युग में किया जाता है। तांबे का पहली बार उपयोग कौन से युग में किया जाता है? तो ताम्र पाषाण युग में किया जाता है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1957 टू 1958, 1957 से 58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। भीमबेटका की गुफा की जो खोज है वो आप जानते हैं एमपी में है। भीमबेटका गुफा कहाँ पे? एमपी में है। और यहीं पर आपके शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र, शैल चित्र का मतलब है कि दीवारों के ऊपर, गुफाओं में दीवारों के ऊपर जो आपका है क्या नाम शैल यानी चित्र, पत्थरों के ऊपर चित्र का निर्माण किया गया है। सबसे प्राचीन शैल चित्र इसी गुफा में पाए गए हैं। भीमबेटका शैलाश्रय प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ये देखिए, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन का जो प्राचीनतम चिन्ह है उसकी वजह से भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध हैं। आई एम सॉरी।
भारत में पाषाणकालीन शिल्प जो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है, अभी आपको बताएगा, भीमबेटका में। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक यानी सबसे प्राचीन काल का कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले आएगा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये पाषाण काल के प्रकार हैं। पाषाण काल के ये क्या है? प्रकार हैं। ठीक है, पाषाण काल की ये समय टाइम विभाजन है, काल विभाजन है। पाषाण काल में आप देखेंगे, मैंने एक बार साफ करके आपको पूरा समझा ही देता हूँ। तो जो पाषाण काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है, क्या नाम, विद्वानों के द्वारा, जो आपके इतिहासकार हैं उनके द्वारा। और इसमें सबसे पहले आपको जो बताया गया है वो बताया गया है पुरापाषाण काल के बारे में। जी, तो ये आपको विद्वान 3 भागों में बांट कर बताते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं, आपको बताया गया है पुरापाषाण काल। ठीक, और उसके बाद में आपका आएगा मध्य पाषाण काल, मध्य काल नहीं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद में आपका आएगा नौ पुरापाषाण काल। हाँ, नौ पाषाण काल, नौ पुराने, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। तो ये 3 विभाजन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला है आपका पाषाण काल के 3 विभाजन है, कौन कौन से? ये आपका पुरापाषाण काल है, ये आपका मध्य पाषाण काल है, और ये आपका नवपाषाण काल है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपने क्रम देख लिया, और अब आपको देखना है, ठीक है, ये जो मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व का ये क्रम पूछ रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका मध्य पाषाणिक स्थल होते हैं, मध्य पाषाण काल के जो स्थल है उनको आपको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। जैसे ये आपका अगर इंडिया है, ठीक है, ये तो इसमें आपको पश्चिम से इधर से, ठीक है, इधर से पश्चिम से पूर्व के क्रम में इसे लगाना है। तो ये जो लेखैया है, ये लेखैया आपका है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर, और ये जो महादहा है, ये महादहा आपका, एक मिनट जी, तो ये जो है आपका महादहा सबसे पहले रहेगा, और उसके बाद में लेखैया रहेगा, उसके बाद में पैसरा, बीरभानपुर जो है वो आपका इधर पश्चिम बंगाल के साइड में है। चलिए, वह स्थल जहाँ से अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले, मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? लहुरा देव से। ये पूछा गया है आपका यूपी SSC प्री GS में, प्री में यूपी PCS में पूछा गया है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? तो ये बागौर राजस्थान से हुए हैं। ये कहाँ से हुए हैं? बागौर राजस्थान से। ये ठीक, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए? बागौर राजस्थान से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लेखनिया में। ये यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से प्रमाण मिले हैं। लेखनिया में प्रमाण मिले हैं, बागौर से साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से भी मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हो गए थे। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफकराल से। गुफकराल जो है आपका, और क्या नाम है, बुर्जहोम है, और एक बिहार में चिरांद। 3 जगह हैं, एक है आप बिहार का चिरांद, और एक है आपका गुफकराल, और एक आपका बुर्जहोम है। ये बुर्जहोम, ये दोनों जगह तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में जो, एक मिनट, जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में इनसे क्या नाम, ऐसा साक्ष्य मिला है कि जो मालिक है उसके साथ कुत्ते को दफनाया गया है, और वहाँ से आपका क्या नाम, गुफकराल से, और ये चिरान से, और बुर्जहोम से यहाँ पर हड्डियों के आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं। हड्डियों के आभूषण बनाए गए, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जी। तो इन तीनों जगहों में से ये दोनों जो हैं ये जम्मू और कश्मीर में है, और चिरांद आपका बिहार में है, ये याद रखिएगा। बात करते हैं आगे। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में हो गई थी। नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ मिले? बुर्जहोम और गुफकराल से। ये चीज़ भी याद रखिएगा,
गर्त निवास का मतलब कि गड्ढा बना करके उसमें निवास करते थे ये लोग। राख का जो टीला है वो नवपाषाणिक काल कि कहाँ से संबंधित है, तो राख का टीला संगन कल्लू से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज क्या था, वो जौ था। सबसे पहले जिस अनाज का मानव ने उपयोग किया था वो जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था, भारत ने किया था। भारत में सबसे पहले कपास की खेती की शुरुआत की गई थी। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण जो स्मारक थे उसके नीचे क्या करते थे, मृतकों को दफना देते थे और फिर उसको ऊपर से पत्थर को रख देते थे। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ पर मिले, तो दमदमा से मिले हैं। एक ही काल से, एक सेकेंड, हाँ, एक ही स्थान से, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले, वो दमदमा से निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखैया से मिले हैं। ये विंध्य क्षेत्र का एक ऐसा शिलाश्रय है, यानी कि गुफा है, जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वो लेखैया से मिले हैं उत्खनन में। भारत में ऐसा शिलाश्रय जहाँ से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, वो भी प्राचीनतम। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। नौदा टोली और भीमबेटका ये आदमपुर, ये आपके वहीं पर है, और बागौर जो है राजस्थान में है। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कब हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थान जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ताम्र आस्म यानी ताम्र पाषाण काल में, आस्म मतलब होता है ये पत्थर होता है, पाषाण, तो यहाँ पर ताम्रास्म का सीधा सा मतलब है कि ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर। वर्तमान में भी यही जो प्रथा है वो प्रचलित है, उत्तर से दक्षिण की ओर ही अभी भी शव को रखा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था, वो थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा डोली का उत्खनन किसने किया था, एच.डी. शंकालिया ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भीमबेटका की गुफाएं, ये तो आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, शैल चित्र के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये ले, दमदमा नामक पुरास्थल कहाँ पर है, कब से किससे संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। अब भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल कौन से राज्य में स्थित है, भीमबेटका। 4-5 बार इसका हो चुका है रिपीटेंस। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का किसने पता लगाया, कब पता लगाया गया था, नवपाषाण काल। पूर्व ऐतिहासिक स्थल, मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण, पुरातात्विक यानी सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से, महगढ़ा से मिला हुआ है। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ क्या थे, पत्थर के औजार थे ये। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल क्या है, हुनासगी है। सेल्ट क्या है, एक नवपाषाण कालीन एक उपकरण है। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था, पुरापाषाण काल कहा जाता था। इसका भी विभाजन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जो आपका इतिहास है उसको इस तरह से विभाजन किया गया है, ठीक है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वो आपका पुरापाषाण काल है, ठीक है। एक तरह से आपका पुरानी है, प्राग ऐतिहासिक है, एक मिनट, प्राग ऐतिहासिक है। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक है, हाँ। तो ये प्राग ऐतिहासिक है, प्राग ऐतिहासिक काल है, इतिहास के 3 कालखंड हैं ये। और फिर आद्य ऐतिहासिक है, और फिर आपका है ये ऐतिहासिक काल। तो ये जो ऐतिहासिक काल है इसके हमारे पास साक्ष्य हैं, कैसे कैसे साक्ष्य हैं,
एक तो हमारा पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। आदि ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो हैं पर पढ़ा नहीं जा सका है उन्हें। और जो आपके क्या नाम है उत्खनित जो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, उनके माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में भी कुछ तो संकल्पनाएं की गई हैं, कुछ क्या की गई हैं, संकल्पनाएं की गई हैं किसके बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, और कुछ आपका है पुरातात्विक साक्ष्य है। कोई लिखित साक्ष्य ही इसका उपलब्ध नहीं है। इस तरीके से इसका विभाजन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज समझ, ये यहाँ से था कि भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल क्या है, वो हुनासगी है। और सेल्ट क्या है, एक नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण उपकरण है सेल्ट। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले को पुरापाषाण कहा जाता था। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं बुर्जहोम से। गर्त आवास नवपाषाण काल में मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आपको पता है कि मेहरगढ़ और क्या नाम है जो आपका मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, वो सब अब पाकिस्तान में है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल जो इनाम गांव है वो महाराष्ट्र में है। पुरातात्विक स्थल कुलढेवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ पाई गई, हथनौरा में पाई गई। चलिए अब जो सुमेलित वाला प्रश्न आता है उसको भी इन्होंने बता रखा अच्छे से। तो नेवासा कहाँ पर है, नेवासा महाराष्ट्र में है। अभी आपने देखा कि इनाम गांव भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में है, और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। ये वो सुमेलन वाले प्रश्न पूछे गए थे जो लगभग सभी कैंडिडेट्स को 80% कैंडिडेट्स को इनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इन्हें नोट करते रहें और इनको अच्छे से लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का नाम क्या है, लोथल है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। इन जगह के जो कौन सा पुरातात्विक स्थल किस स्टेट में है, किस जगह पे है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ददेरी क्या है, एक परवर्ती हड़प्पे पुरास्थल है, पंजाब में। सिंधु सभ्यता में क्या निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, मोम लोपी ढलाई का। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा। सिंधु 3 भागों में विभाजित था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित स्थल क्या नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है। इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल नहीं है। इसका संबंध कहाँ से है, उत्तर वैदिक काल महाजनपद काल से है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टेला, ये माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का जो सिंध भाषा में अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग कौन थे, ये सिंधु वाले लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, एस आर राव ने। एस आर राव जो थे उन्होंने लोथल की खोज की और उसकी खुदाई की। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है, सुरकोटदा में केवल अवशेष मिला है, पर घोड़ा और गाय सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं। इस चीज को ध्यान दीजिए, घोड़े और गाय केवल अवशेष मिला है, पर साक्ष्य वो नहीं है कि घोड़े ही रहे होंगे या गाय रही होगी। ऐसा माना गया कि वो घोड़े का अस्थियां थी, अवशेष थे, पर घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं और ना ही गाय मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब भारत में कहाँ पर स्थित है, रोपड़ में। रोपड़ में सिंधु पंजाब में जो है स्थित है भारत में, वो रोपड़ है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें स्टिएटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। एक ऐसी मोहरें होती थी जो मानक होती थी, उनका एक निश्चित साइज होता था और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया जाता था। वो बनी किस पत्थर की होती थी, स्टेटाइट नाम के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, आप लोग बताएंगे। धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कैसा है, धौलावीरा एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। बहुत ध्यान से देखिएगा। लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ पर क्या था, जहाँ पर बंदरगाह था, पोर्ट था। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जो अब आपका है वो क्या नाम है, हेरिटेज भी है, वो विश्व विरासत भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय से जुड़ा हुआ है, किस समय अवधि से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार क्या था? एक आयताकार टैंक के जैसा था। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर 1920-21 के आसपास हड़प्पा शहर मिला था। और इसकी खुदाई किसने की थी इस हड़प्पा शहर की 1920-21 में? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए बच्चा, दयाराम साहनी। बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले प्रश्न की। तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? सिंध में। और सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का जो चंदहुदड़ो है वो शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने के लिए, सीप काटने के लिए, धातु की वस्तुएं बनाने के लिए, मुहर बनाने के लिए, तराजू का निर्माण करने के लिए, इन सभी कार्यों यानी शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा शहर है चंदहुदड़ो? किस किस काम में? मनके बनाना, सीप काटना, धातु के वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसको स्टार लगा लीजिए, एकदम से स्टार। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, उसके बाद में खोजा गया था आपका मोहनजोदड़ो। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जो है, नटराज अवस्था वाली, वो कहाँ से पाई गई? हड़प्पा से ही पाई गई है। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता के स्थलों में ये देखिए, अब धौलावीरा के अलावा तो लोथल भी हड़प्पा स्थल है, क्या नाम है, सिंधु सभ्यता का स्थल है। लेकिन ये डिपेंड करता था आपके ऑप्शन पे, जैसे 3 कोई और जगह दे दिए, एक दे दिया गुजरात का, इस प्रकार से। नहीं, चलिए हड़प्पा स्थल सिंधु सभ्यता के जो धौलावीरा है, सिंधु सभ्यता का जो धौलावीरा स्थल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। और इसमें जो है वो आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा भी आपका गुजरात में। तो 3 स्थल आपने देखे, एक तो आपने देखा धौलावीरा, ठीक, धौलावीरा, और दूसरा आपने देखा क्या नाम है, लोथल, और आपने क्या देखा, और आपने देखा सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा। ये तीनों कहाँ के हैं आपके? ये आपके गुजरात के हैं। चलिए 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? 1944 के बाद सर मोर्टिन व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई थी वो किसने करवाई? एक मिनट। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। कब किया गया था? 1922 में। 1922 में। कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? ये 3000 ईसा पूर्व की है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। इसको मैं आपको मैप के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है कि ये गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, इस तरह से। अरे मैप नहीं बन पा रहा, एक मिनट। बन गया। तो इसमें कह रहा है कि ये जो आपका दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों, अब दक्षिण में ये यहीं तक थे, क्या नाम, गंगा घाटी के, गंगा घाटी का जो निचला क्षेत्र है यहाँ तक, ठीक है। इधर भी इतना नहीं था, एक सेकेंड, इतना नहीं था ये, एक मिनट। हाँ, इसका जो ये आकार था, क्या नाम, ये मैं बना के दिखाता हूँ, सॉरी, त्रिकोण, इस तरह से। ओहो, कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये इस तरह से थे ये, ठीक है। ये आकार था इसका, ये आपको याद रखना है। जी, सिंधु घाटी सभ्यता आपने देख लिया 3000 वर्ष पुरानी है, और दक्षिण में गंगा के दक्षिण, मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की गंगा की तलहटी में पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी 5000 BC से।
मालवा के दक्षिण की ओर। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुआ था, जिसे हम आज क्या कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र कहते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी कब, 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व और 2500 वर्ष, ये 5000 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ईंट के बने, पक्की ईंट के बने हुए भवन मिले हैं, और कुछ कहीं एक आध जगह पर कच्चे ईंट के भवन भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। ये कांस्य युगीन, ये क्या किए थे, ये तांबा और टिन को मिला करके ये लोग कांसा बना लिए थे। तांबा प्लस टिन को मिला करके ये लोग क्या बना लिए थे, कांसा बना लिए थे। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को क्या करते थे, मिक्स करते थे, मिश्रित करते थे। मोहनजोदड़ो के अर्थ का नाम का क्या अर्थ है, सिंधी में मुर्दों का टीला है या मृतकों का टीला है सिंधी भाषा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ये पशुपति की पूजा करते थे, ये पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, कब, 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से कहाँ से खोजी गई थी, वो मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। तो आज की हमारी वीडियो में अभी और है, अभी 5 मिनट बाकी है, मैं इतना तो आज कवर करवा ही देता हूँ। हाँ, तो ये आपकी प्राचीन भारत संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष कहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी, नगरीय थी। समाज कहता था नगरीय था, वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो नगरीय सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता आपकी मानी जाती है, किसको माना था, वैदिक काल को माना जाता है। जो आपका वैदिक काल था, वैदिक पीरियड था, उसे माना जाता है कि वो ग्रामीण सभ्यता थी। और ये जो नगरीय थी, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले, धौलावीरा से, क्योंकि यहाँ से जलाशय मिला हुआ है, तालाब जैसा। हड़प्पा पुरास्थल बनावली कहाँ पर स्थित है, ये रंगोई नदी पर बनावली है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में, और मांडा कहाँ है, मांडा जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में। मांडी मांडा में अंतर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये मॉडल मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव प्राप्त हुई है। इन्हीं आधारों पर इस प्रकार की संज्ञा इसे दी गई है कि ये जो है आपका, ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा आपका बंदरगाह। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद में पॉलिटी, उसके बाद में ज्योग्राफी, और एनसीईआरटी सार आपको कंप्लीट करवाया जाएगा कई सारे पार्ट्स में। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। शाम को 6 बजे प्रतिदिन आना ना भूलें, जरूर देखें।